ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियोस। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। और हमारा जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट हो गए थे, जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस हो चुके थे बेटा। ठीक है, तो हमारा अब जो लास्ट एग्जाम्पल हो चुका था वो आरसी अग्रवाल का थर्ड एग्जाम्पल हो चुका था, संजय साहित्य भवन। अब आगे बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल, एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने कि क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपको फुल करना है, फुल। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पार्टनर है कमल विमल और अमल, तीन पार्टनर है। इनका रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो 2:1। ठीक है, और इसके बाद ये सभी साझेदार अपने फर्म को साझेदारी को समाप्त कर रहे हैं और इन्होंने कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की, निम्नानुसार व्यवस्था की है। मतलब ये लोगों ने कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे रखी है, इनकी टर्म एंड कंडीशन अभी हम पढ़ देंगे। लास्ट को पढ़ते करना क्या है, निम्नांकित बातें ये मानकर बनाई है कि आवश्यक राशि साझेदारों द्वारा नकद लाई गई है। मतलब जब ये फॉर्म खत्म कर रहे हैं तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, ये लोग को कैश में लेके आ रहे हैं। ठीक है, करना क्या है, इसके अंदर वसूली खाता बनाना है, साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है और रोकड़ खाता बनाना है। ठीक है गाइस, चलिए तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में। वैसे तो बेसिकली सारी चीजें आप कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैं समझा देता हूँ। आपके जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वो मैं बताता हूँ। इसमें बैलेंस शीट के अंदर आपको जो पार्टनर्स है कमल और विमल, उनका तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड में दे रखा है, यानी क्रेडिट बैलेंस। और जो तीसरा पार्टनर है अमल, उसका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं, उसका कैपिटल अकाउंट वो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में दे रखा है 3000 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा इसमें लायबिलिटी साइड में मॉर्गेज लोन दे रखा है, बंधक ऋण, संचय कोष दे रखा है, लेनदार दे रखा है। असेट साइड में इसमें स्थायी संपत्तियां दे रखी है, देनदार दे रखी है, रहतिया दे रखा है, रोकड़ दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट है स्थायी संपत्तियों में निम्नांकित शामिल है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, स्थायी संपत्तियों में निम्नांकित शामिल है। तो जो हमारे को टोटल स्थायी संपत्तियों क्वेश्चन में दे रखी है, एग्जाम्पल है हमारा ये 18 आरसी अग्रवाल। ठीक है, तो इसमें जो हमें क्वेश्चन के अंदर स्थायी संपत्तियां दे रखी हैं वो हमें दी हुई है, वो स्थायी संपत्तियां हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। फिक्स्ड असेट्स 35,000 की। मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो आप समझ लेंगे। फिक्स्ड असेट्स हमें 35,000 की दी हुई है। अब इसमें इसने जो इनका सेटलमेंट किया है उसके लिए बोला है कि मोटर 2700 स्थायी संपत्तियों में निम्नांकित शामिल है। मोटर 2750 रुपए जिसे विमल ने 4500 में लिया। इस मोटर पर फर्म द्वारा 1000 रुपए मरम्मत व्यय करने पड़े। देखो गाइस, अगर हमारी कोई असेट्स है, मोटर एक हमारी असेट्स है मोटर 2750 रुपए की जो इसमें शामिल है, उस पर हमें पहले तो 1000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें कैश का अकाउंट दिया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। एक तो जर्नल एंट्री पहले 1000 रुपए की होगी। अब जो हमारी 2750 रुपए पर 1000 रुपए की एंट्री हमने कर दी, बाकी वो ये कह रहा है कि इस असेट्स को विमल ले रहा है 4500 में। तो आप जानते हैं अगर कोई पार्टनर हमारी असेट्स लेके जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4500 रुपए। 2750 का कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे कह रहा है ये इसी स्थायी संपत्तियों में एक और पॉइंट है, भूमि और भवन 25,000 रुपए का है जो कि बंधक ऋण के लिए जमानत के बतौर है। इसे कमल ने 30,000 रुपए में इस शर्त पर लिया कि वह 20,000 रुपए के बंधक ऋण का भी भुगतान करेगा। मतलब देखिए, हमारी एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो इसके अंदर शामिल है 25,000 रुपए की, वो हमने गिरवी रखी हुई है। जो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर मॉर्गेज लोन दिए, बंधक ऋण दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 20,000 रुपए का। हमें वो बंधक ऋण जब मिला था जब हमने ये 25,000 रुपए की भूमि भवन गिरवी रखी हुई थी। तो गाइस इस बात का कोई सेंस नहीं है, ये केवल एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिलहाल जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ये है कि इसको कमल ने 30,000 रुपए में लिया है। तो यानी कि जो हमारी 25,000 रुपए की भूमि भवन है उसको कमल ने 30,000 में लिया है। तो 25,000 से कोई मतलब नहीं है, 30,000 से मतलब है 30,000 की जो जर्नल एंट्री होगी भूमि भवन को कमल के द्वारा लेने की जर्नल एंट्री होगी, जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 रुपीज से। ठीक है, और इस शर्त पर लिया है कि वो 20,000 रुपए का बंधक ऋण का भी भुगतान करेगा। इसका मतलब जो फर्म का दायित्व है बंधक ऋण मॉर्गेज लोन
वो कमल पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री होगी मॉर्गेज लोन की। आप जानते हैं कोई पार्टनर दायित्व लेता है तो उसकी क्या जनरल एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल 20,000। ठीक है, बाकी इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बेटा, सेकंड पॉइंट में लिखा है अन्य संपत्तियां, और भी बहुत सारी एसेट्स है जो मैंने भी पढ़ी थी। वो कह रहा है अन्य संपत्तियां रोकड़, अन्य संपत्तियां रोकड़ और लेनदारों को छोड़कर, मतलब अभी हमारी बाकी जो असेट्स बची हैं उसमें कैश को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और क्रेडिटर को रोक देते हैं। बाकी जो हमारी असेट्स बची, जैसे कि थोड़े बहुत फिक्स असेट्स बचे होंगे, डेटर्स बचेंगे, स्टॉक बचे ना, और इधर लायबिलिटीज में हमारे दायित्व बचे हुए हैं, क्रेडिटर, मॉर्गेज लोन तो हो गया, क्रेडिटर बचा हुआ है, तो इनके लिए इसने क्या बोला है, अच्छा लेनदारों को भी छोड़ने की बोला है, क्रेडिटर भी नहीं लेना है ना। तो जो हमारी संपत्तियां है ना कैश के अलावा बाकी की जो संपत्तियां बची हैं वो सब हमारी, उसके लिए बोल रहा है लक्की लिमिटेड, लक्की लिमिटेड कोई थर्ड पार्टी है, लक्की लिमिटेड, लक्की लिमिटेड ने 2500 समता अंश निर्गमित करके ले ली। मतलब हमारी फर्म को लक्की लिमिटेड ने क्या किया, 2500 इक्विटी शेयर दे दिया हमारी फर्म को। इन अंशों का मूल्य 10 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता था और एक अंश की कीमत है 10 रुपए के हिसाब से। तो गाइस देखा जाए तो जो हमारी बाकी की एसेट्स है वो 25,000 रुपए में गई है, लेकिन इसमें एक और बात बोली गई है, इन अंशों को कमल और विमल ने 24,000 में बराबर ले लिया और बराबर बराबर बांट लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो हमारी असेट्स 25,000 में ली गई हैं इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट में वो अमाउंट दिखाते हैं जो फाइनल होता है। हमारे को कमल और विमल ने 25,000 के शेयर दिए थे, है ना, लेकिन कमल और विमल ने इसको ले लिया और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो भी बराबर बराबर, है ना, और वो भी उन्होंने कितने रुपए में लिया है, 24,000 में लिया है। तो हमें जो एंट्री करनी पड़ेगी वो बजाय 25,000 रुपए के करने के 24,000 रुपए की करनी पड़ेगी, और इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी हमारी असेट्स, देखो पार्टनरों ने ली है ना, हमारी असेट्स, मतलब हमें मतलब पैसा नहीं मिला इस बार, शेयर मिले, लेकिन उसको भी हमारे पार्टनरों ने ले लिया। तो आपको पता है कि जब हमारी असेट्स बिकती है तो उसको क्रेडिट में टू रियलाइजेशन डाल देते हैं, टू रियलाइजेशन जितने अमाउंट में बिकी होती है, अल्टीमेट 25 में गई थी लेकिन 24,000 में पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा 24,000 जाएगा और डेबिट कर दिया जाएगा उन पार्टनर्स की कैपिटल को, कमल और विमल, इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हम लोग डेबिट कर देंगे। कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, क्योंकि 24,000 का आधा था। विमल्स कैपिटल तीसरे वाले में नहीं लिया तो उसकी नहीं करेंगे, विमल्स कैपिटल 12,000। तो फाइनली उस जो अन्य संपत्ति होगी सेटलमेंट की जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी। अब आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे तो क्रेडिट साइड में वाई कमल्स कैपिटल, वाई विमल्स कैपिटल 12,000 रुपए, और अगर आप इसे रियलाइजेशन उसमें कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो वहां पर उसमें डेबिट साइड में चला जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से 12,000 रुपए, बाकी 25,000 रुपए का कहीं कुछ नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, वीडियो स्लो करके देखना सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, अच्छा देखिए हमारी एसेट सारी निपट गई, अब हमारी लायबिलिटीज में क्रेडिटर बचे हुए हैं, और बेटा क्रेडिटर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की तो रेट टू रेट उसका सेटलमेंट कर देना है, यानी उसकी एंट्री आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरे जितने रुपए के क्रेडिटर में क्वेश्चन में दिए हुए 5,000 रुपए के। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट बोला है 1250 रुपए में एक देय विपत्र का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित 1250 रुपए में देय विपत्र का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। तो गाइस आप जानते हैं ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और आपको पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का डायरेक्ट सेटलमेंट किया जाता है तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक नहीं कैश चलेगा पूरे क्वेश्चन में, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेबल। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा ये, और फिर इस एंट्री के ब्याज पर कैश अकाउंट में भी चला जाएगा। आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी इस क्वेश्चन में कहीं कोई और ऐसी बात नहीं है जो हमें समझानी चाहिए, पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जब आप अपनी असेट्स वो करेंगे ट्रांसफर करेंगे, वो तो आपको सारी असेट्स करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर, और सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर आपको करनी ही है। बाकी इतना ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद गाइस। ओके गाइस, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19 आरसी अग्रवाल। बच्चों ये फुल नहीं करना, पार्ट करना है, पार्ट। एग्जाम्पल 19 देखिए इसमें क्या पार्ट ऐसा है जो हमें समझना है वो आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल 19 आरसी अग्रवाल, इसमें क्या चीज समझने की है वो समझ लीजिए अच्छे से। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1400 रुपए का एक विपत्र, समायोजनों में पॉइंट दिया है 1400 रुपए का एक विपत्र जो बैंक से पूर्व प्राप्त कराया गया था अनादृत हो गया। मतलब 1400 रुपए का एक बिल है जो हमने बैंक से बुनाया था पर वो अनादृत हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो जनरल एंट्री होगी ना, देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, और बाकी इसके बाद इसके रिगार्डिंग कोई और एडजस्टमेंट नहीं। तो जब भी हमारा बिल डिसऑनर्ड होता है तो वहां पर जो बिल है
उसके बारे में अब कोई बात नहीं की गई है कि उस बिल का पैसा देनदारों से मिला है या नहीं मिला है, ये सब बातें नहीं बताई गई है, तो उस चीज को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन जब हम बैंक से अनादृत होता है, जब हम बैंक से बनाते हैं और वो बिल अनादृत होता है, हमने बिल बैंक से बनाया होता है और अनादृत होता है, तो ये बात कंफर्म होती है कि हमारा दायित्व क्रिएट हो गया और इसका भुगतान हमें करना ही करना पड़ेगा। तो इसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब आप अपने दायित्व का भुगतान करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1400 रुपए, ठीक है। उस देनदार, जैसे हमारा बिल डिसऑनर हुआ तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, पर उस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये जनरल एंट्री हम लोग कर देंगे, ठीक है। और बाकी गलती मत कर देना, इस बिल को ट्रांसफर मत कर देना, सिर्फ सेटलमेंट डिसऑनर के बाद सेटलमेंट लायबिलिटी के सेटलमेंट की जनरल एंट्री हुई है, ठीक है। आप इसकी गलती मत कर देना कि आप कहीं इसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में इस एंट्री के कारण दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले आप ट्रांसफर कर दो बाद में सेटलमेंट करो, ये सब मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पॉइंट था बेटा। इसके बाद अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 21 आरसी अग्रवाल। बच्चों ये भी हमें पार्ट करना है, अब क्या पार्ट है समझ लेते हैं। देखिए इसमें अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, इक्वल पार्टनर है। वाई की मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के कारण साझेदारी का विघटन हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। तो अब आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है ना, उसमें क्रेडिटर दिए हुए हैं आपको 18,400 रुपए के, ये है एग्जाम्पल 21 आरसी, ठीक है। आपको जो क्रेडिटर दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर वो दिए हुए हैं 18,400 रुपए के, ओके। फिर आगे कह रहा है ये क्रेडिटर दिए हुए हैं, नीचे एडजस्टमेंट में इसने एक बात बोली है कि लेनदारों को 2500 रुपए के लेखों में, लेनदारों के 2500 रुपए के लेखों में ना लिखे गए अदत्त व्ययों सहित 19,200 रुपए पूर्ण भुगतान में चुकाए गए। यानी कि वो ये कह रहा है कि जब हम अपने क्रेडिटर का पेमेंट, पहले तो ये 18,400 रुपए के क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे, एंट्री आपको पता ही है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो ट्रांसफर हो जाएंगे उस एंट्री की बदौलत क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसका जब सेटलमेंट हम करेंगे तो वो ये कह रहा है कि जब हम इसका सेटलमेंट कर रहे थे तो इसके सेटलमेंट के साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है हमारे पास 2500 रुपए की। तो आपको पता है जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसका ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो 2500 रुपए ट्रांसफर तो होंगे नहीं, तो अब उस लेकिन उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी सेटलमेंट होता है। तो अब हमें इस क्रेडिटर का और उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो सेटलमेंट करना था, कायदे से 18,400 प्लस 2500 रुपए का, लेकिन वो दोनों चीजें मिलाकर उसने एक ही अमाउंट में सेटलमेंट कर दिया है जो कि है 19,200 रुपए। तो 2500 रुपए आपको कहीं नहीं दिखाने, आपको 18,400 का अलग से सेटलमेंट नहीं करना, 2500 रुपए का अलग से सेटलमेंट नहीं करना, दोनों को मिला के एक ही बार में सेटलमेंट की एंट्री करनी है आपको। वो होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें इकट्ठे दोनों के आगे 19,200 रुपए। सेटलमेंट की केवल यही एंट्री होगी, ट्रांसफर की क्रेडिटर की ऊपर हो चुकी जो मैंने बताई थी, उसके बाद सेटलमेंट की एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा 2500 रुपए की अलग से सेटलमेंट की एंट्री नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कैश नहीं है इसमें, बैंक नहीं है, कैश है, टू कैश है। वो कैश बैंक तो आप अपना क्वेश्चन पढ़ के एडजस्ट कर लिया करो, बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया होता है कैश का तो कैश, बैंक का तो बैंक। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और तो इस क्वेश्चन में कोई और बात है नहीं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है गाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 11 एसएम शुक्ल साहित्य भवन, ये भी पार्ट करना है, फुल नहीं करना। एग्जाम्पल 11 साहित्य भवन, देखिए एग्जाम्पल 11 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 11 में तीन पार्टनर दिए हुए हैं आपको, एबीसी, रेशियो दिया हुआ है उनका, फॉर्म इनकी विघटन हो रही है, बाकी सारी चीजें ठीक है। मैं आपको जो मेन पॉइंट है पार्ट में जो चेंज है वो बता देता हूं, जिस पार्ट को आपको नोट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्ट का। देखिए आपको एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 11 एसएम, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको क्रेडिटर दिए हुए हैं बच्चों बैलेंस शीट के अंदर, वो दिए हुए 925 रुपए के क्रेडिटर आपको नजर आएंगे क्वेश्चन के अंदर 925 रुपए के। फिर आगे इसने क्या बोला है
कि आगे इसने एक एडजस्टमेंट में एक लाइन बोली है, ध्यान से सुनना, फर्नीचर जो कि 150 रुपए का था, फर्नीचर जो कि 150 रुपए का था पुस्तकों में दिखाने से छूट गया। तो इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो इसका ट्रांसफर तो होगा नहीं, लेकिन इसका सेटलमेंट कैसे करना है वो सुनिए। एक लेनदार ने इसी मूल्य पर इन्हें ले लिया, मतलब हमारे इस असेट्स को, हमारे जो हमारा जो 150 रुपए का फर्नीचर है वो 150 रुपए का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, वो इनमें से एक क्रेडिटर ने ले लिया है ना। तो गाइस उस 150 रुपए के फर्नीचर की एंट्री अब सेटलमेंट की नहीं होगी, क्योंकि एक रूल होता है अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर यूज होती है रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के सेटलमेंट में तो उसका एंट्री नहीं होता। तो यहाँ पर 150 रुपए की फर्नीचर के सेटलमेंट की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब आपके जो क्रेडिटर जो पेमेंट आप करेंगे क्रेडिटरों का वो 925 नहीं करेंगे, उसमें से 150 रुपए माइनस करके आप क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, ये बचेगा 775 रुपए। ठीक है, आप जो पेमेंट करेंगे क्रेडिटर का वो कितने रुपए का करेंगे, 775 रुपए का। और उसकी जनरल एंट्री आपको पता ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश है बैंक का देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में जो भी है, इस क्वेश्चन में कैश है टू कैश, ठीक है ना, 775 रुपए। ये तो हो गई क्रेडिटर के सेटलमेंट की जनरल एंट्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारी बातें अच्छे से, है ना। अच्छा और सुनिएगा, अब इसने आगे क्या बोला है, एक और इसमें एडजस्टमेंट है। इसने जो दूसरी एडजस्टमेंट बोली है वो ये बोली है कि एक ग्राहक जिसका खाता अशुद्ध समझकर अपलिखित कर दिया गया था से 60 रुपए प्राप्त हुए जो कि उपयुक्त देनदारों की लिस्ट में शामिल नहीं है। मतलब हमारा कोई पुराना ग्राहक था जिसे हम पहले बैड डेब्ट्स मान चुके थे, अब उससे 60 रुपए रिकवर्ड हुए, तो गाइस इसकी बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा इसको जैसे हमें अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारी थी जो हमें रियलाइज हुई है, तो सीधे सीधे उसके सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, वही कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। 60 रुपए से इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 60 रुपए से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस गाइस इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। आई थिंक सब चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 एसएन शुक्ल। एग्जाम्पल 6 एसएन शुक्ल, ये भी बच्चों आपको पार्ट करना है, फुल नहीं करना, पार्ट। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें ये बोला है एबीसी 3 पार्टनर है, बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है जो क्वेश्चन में दी हुई है। एक पॉइंट इसमें दिया है कि ए ने सभी वसूली व्ययों को वहन करने की सहमति दी, इसके लिए उसे 1200 रुपए का पारिश्रमिक दिया गया। ए ने सभी वसूली व्यय वहन करने की सहमति दी, इसके लिए उसे 1200 रुपए का पारिश्रमिक दिया गया। वास्तविक व्यय 2000 रुपए के हुए जिसे उसने फर्म से आहरण किया। ये पूरा स्टेटमेंट हमें कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, इसमें से थोड़ा बहुत दिया होता है, मैं सारी चीजें अच्छे से समझा देता हूं। देखिए जो हमारे अभी तक आप इससे पीछे के क्वेश्चन जो कर रहे थे आप, तो उसमें जो वसूली व्यय होता था उसकी जनरल एंट्री आप करते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो वसूली व्यय उसको बोर्न करने की जिम्मेदारी एक पार्टनर ने ले ली है, तो उसकी एंट्री होती है हमारी नॉर्मली। अगर केवल इतना लिखा होता है कि ए ने सभी वसूली व्ययों को वहन करने की सहमति दी, इसके लिए 1200 रुपए का पारिश्रमिक दिया गया, तो उसकी जनरल एंट्री होती कायदे से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 1200 रुपए, ठीक है। अगर क्वेश्चन इतना होता सिर्फ कि ए ने सभी वसूली व्ययों को वहन करने की जिम्मेदारी ली जिसके लिए उसे 1200 रुपए पारिश्रमिक दिया गया, तो ये जनरल एंट्री कर देते, उसके हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते इस एंट्री को। लेकिन इसने बोला है वास्तविक व्यय 2000 रुपए के हुए, तो देखो बेटा अभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वास्तविक व्यय दिए होते हैं, तो देखो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर आपके वसूली मतलब आपका जो पार्टनर को जितने में आप तय कर रहे हैं, जितने रुपए आप पार्टनर को वसूली व्यय के लिए दे रहे हैं, सिर्फ उससे मतलब होता है। वास्तविक व्यय कितने हुए उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन केवल इतना होता कि ए ने वसूली व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी ली जिसके लिए उसे 1200 रुपए का पारिश्रमिक दिया गया और वास्तविक व्यय 2000 रुपए हुए। क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो सिर्फ इतनी एंट्री होती, 2000 का कोई यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, इसने बोला इन 2000 रुपए को उस ए ने
इस 2000 रुपए को उसने आहरण कर लिया। तो बच्चों ये 2000 रुपए जो है ना वो वसूली वैसे मतलब नहीं रखेगा। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि ए ने क्या किया है, 2000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो जब कोई पार्टनर कैपिटल या कैश विड्रॉ करता है तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग बड़े आराम से जानते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो यह बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा टू बैंक। ये 2000 रुपए एक अलग पॉइंट है, वसूली वैसे कोई मतलब नहीं, इसका विड्रॉ किया है तो इसलिए वो हमने दिखाया। तो ये इसकी एंट्री एक अलग से हो जाएगी, ये तो हो ही गई, ये अलग से एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट है इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 5 एसएम शुक्ल, एग्जाम्पल 5 एसएम शुक्ल। और बच्चों ये भी हमें फुल नहीं करना, पार्ट करना है। ठीक है, ये भी हमें फुल नहीं करना, पार्ट करना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसमें असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की कैटेगरी में दिया है। पहले लिखा है उसने 100 शेयर ए लिमिटेड में लागत पर, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है किसी ए लिमिटेड में किया है, तो उसमें हमने उस किसी ए लिमिटेड के 100 शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, और हमने 2400 रुपए की कॉस्ट पर खरीदे हैं। ए लिमिटेड में हमारा इन्वेस्टमेंट है 100 शेयर एट 2400 रुपए की कॉस्ट, ये हमें इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट में एक और चीज दी हुई है 1000 शेयर बी लिमिटेड में, हमारे पास बी लिमिटेड में भी 1000 शेयर है एट 10,000 कॉस्ट। ये हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा नीचे जो एडजस्टमेंट में पॉइंट बोला गया है वो ये बोला गया है, फोर्थ पॉइंट पहले थर्ड पॉइंट समझ लेते। थर्ड पॉइंट बोला है आ लिमिटेड ने, सॉरी थर्ड पॉइंट बोला है जेड जो है तीसरा पार्टनर जो हमारा जेड जो है वो आ लिमिटेड के शेयर 15 रुपए प्रति शेयर की दर पे लेगा। तो ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर हमारी असेट्स लेकर, पहले तो देखो गाइस ये आपको दोनों की दोनों ट्रांसफर करनी होगी। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको पूरा की पूरा ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसकी जनरल एंट्री आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले तो आप ये एंट्री कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, इस चीज को आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड और शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अब इनका सेटलमेंट करना है। तो जो पहले वाला इन्वेस्टमेंट है इसको तो हमारा एक पार्टनर ले गया है जेड, तो उसकी एंट्री सबको पता है क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई पार्टनर हमारी एसेट्स ले जाता है तो उसकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा अमाउंट कितना लेंगे इसमें, उसने बोला है 15 रुपए प्रति शेयर पर ले गया, यानी कि 100 शेयर और एक शेयर 15 रुपए का है, तो ये जो एंट्री है वो 1500 रुपए से हो जाएगी। आई थिंक सारी बात सबके समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसके बारे में बोला गया है फोर्थ पॉइंट, बा लिमिटेड के शेयर लाभालाभ अनुपात में बांटे जाएंगे। मतलब इसका जो सेटलमेंट है बी लिमिटेड के शेयर का, वो सेटलमेंट नहीं हो रहा बल्कि उसको पार्टनर्स आपस में ले जा रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, तीनों पार्टनर है हमारे, क्योंकि लाभालाभ तो तीनों पार्टनर का दिया हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, और उसमें अमाउंट हमें दिया तो यही बुक वैल्यू ले लेंगे, कॉस्ट वैल्यू जो है 10,000। इस 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर जो इनका रेशियो दिया हुआ है 7:2:1, तो जब आप 10,000 को 7:1 में रेशियो में 7:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 7,000, 2,000 और 1,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इस नाम से चला जाएगा और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में रियलाइजेशन के नाम से चला जाएगा। आई थिंक सारी बातें क्लियर होंगी गाइस, ठीक है ना। बाकी तो बच्चों इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके
बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है एग्जाम्पल 7 एस एम शुक्ल। एग्जाम्पल 7 एस एम शुक्ल साहित्य भवन पब्लिकेशन है। ठीक, देखिए ये भी आपको पार्ट करना है, फुल नहीं करना, पार्ट। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला गया बेटा कि रूपाली, महिमा और रौनक 3 पार्टनर है, वो सारी बातें सही है। एक पॉइंट दिया हुआ है सभी दायित्वों का 5% कटौती पर। देखो इस वाले क्वेश्चन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी, तो वो तो मैं आपको पीछे की वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, तो वो तो आप वहां से देख के समझ लेना। लेकिन जो मेजर पॉइंट मुझे जो बताना है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सभी दायित्वों का 5% कटौती पर 9,500 रुपए में भुगतान करने के बाद 71,200 रुपए का रोकड़ शेष था। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको दायित्व दिए हुए हैं, लेकिन आपको दायित्व मतलब डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं। आपको ये बताया गया है कि दायित्वों का भुगतान आपने कितने में किया है, 9,500 रुपए में, और ये भी बताया कि कितने परसेंट कम पर किया है, 5% कटौती पर किया है। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में मतलब आपको जो हमारी लायबिलिटी है उसका सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन लायबिलिटी की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है उसमें लायबिलिटी साइड में ये हमें दायित्व दिखाना है। तो ये 9,500 मत दिखा देना, क्योंकि ये तो सेटलमेंट है, था कितना वो निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगर आपको निकालनी है, ये अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आपको निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, जो आपको 9500 रुपीस आपने पेमेंट किया है उसमें उतने प्रतिशत का भाग लगा दीजिए जितने प्रतिशत ये पेमेंट हुए। आपने जो पूरी लायबिलिटी थी वो 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करी, यानी कि 95% पर, 100% में से 5% गए तो 95% पर आपने पेमेंट किया होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब 9,500 डिवाइड बाय 95 परसेंटेज का 100 ऊपर गया तो आपको दायित्वों की लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाने के काम आएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में बेटा और कुछ भी नहीं है, मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट तो मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको। ओके, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 एस एम शुक्ल, ये भी पार्ट, फुल नहीं करना। एग्जाम्पल 9 सुनिएगा बेटा, इसमें क्या बोला है। एग्जाम्पल 9 में बोला गया है, देखिए दो पार्टनर है बी और सी, ठीक है। इसमें पॉइंट बोला गया है 31 मार्च, इसमें भी आपको मेमोरेंडम बनानी है तो वो तो बना लेंगे। 31 मार्च 2021 को फर्म की संपत्तियां 5,57,000 रुपए की थी। अच्छा, मैंने आपने एक चीज देखी, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको मेमोरेंडम में जो डिफरेंस आ रहा था वो असेट्स माना गया था, लेकिन यहाँ तो हमारे पास असेट्स है। यहाँ ये लिखा है ना कि 31 मार्च 2021 को फर्म की संपत्तियां 5,57,000 रुपए की थी, ठीक है। संपत्तियों के मूल्य में रोकड़ का मूल्य शामिल नहीं था। तो इस बार जब आप अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जब आप लायबिलिटी के टोटल में से सारी चीजें जो जो गिवन है वो डाल लेंगे, वो मैं सिखा चुका हूं कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें मतलब लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां आप देख के समझ लेंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि जो आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी के टोटल में से आप असेट साइड का टोटल घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा ना इस बार वो कैश के नाम से आएगा, क्योंकि आपको क्लियर बोला गया है कि असेट्स तो 5,57,000 रुपए की है लेकिन कैश उसमें शामिल नहीं है, तो कैश बैलेंसिंग फिगर होगा। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें आपको कैश बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो कैश कैसे निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटी माइनस टोटल ऑफ असेट्स, इस तरीके से आपका कैश निकलेगा, ठीक है ना। बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और है इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ, बैंक ऋण दिया हुआ है 85,400 रुपए का, बैंक लोन आपको दिया हुआ है 85,400 रुपए का। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, बैंक लोन को नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे लेनदार वगैरह ट्रीट किए जाते हैं। कहीं आप गलती मत कर देना कि आप सोचें कि बैंक लोन को डायरेक्ट आप कैश अकाउंट में दिखा दो, नहीं। बैंक लोन जो होता है वो हमारा नॉर्मल लायबिलिटी, पहले ये ट्रांसफर होगा फिर इसका सेटलमेंट होगा, ठीक है ना, है ना। इसके अलावा और इस क्वेश्चन में बाकी बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक ना। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। देखिए गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 1 आरसी अग्रवाल।
क्वेश्चन। इसी के साथ आपका विक्टन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पार्ट करना है। इसमें वसूली व्ययों के बारे में काफी सारी बातें बताई गई हैं, तो वो मैं अच्छे से बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1 आरसी अग्रवाल। देखिए बच्चों, इसमें वसूली व्यय के संदर्भ में जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो इसका पॉइंट नंबर, अगर हम पॉइंट नंबर इसका अगर हम 2 देखें, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है वसूली व्यय 6000 रुपए की राशि का भुगतान। वसूली व्यय की 6000 रुपए की राशि का भुगतान एक साझेदार आशीष द्वारा किया गया। भाई फॉर्म का व्यय, वो वसूली व्यय फॉर्म का व्यय 6000 रुपए का, भाई आशीष ने क्यों कर दिया? अगर देखो कायदे से फॉर्म करती तो एंट्री क्या करती? अगर फॉर्म इन वसूली व्ययों का भुगतान करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कायदे से ये एंट्री होनी चाहिए थी वसूली व्यय की 6000 रुपए की। लेकिन बच्चों यहाँ पर पेमेंट किसने किया है? फॉर्म ने नहीं किया, यहाँ पर पेमेंट आशीष ने किया है, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म के पास से तो पैसे गए नहीं ना। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी के बाद इसका पॉइंट नंबर 3, एक साझेदार की ओर से 8000 रुपए की वसूली व्यय का भुगतान फर्म द्वारा किया गया। देखो बच्चों, एक बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, जिस वसूली व्यय का भुगतान साझेदारों को करना होता है तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होती है। अगर किसी वसूली व्यय का भुगतान साझेदार को करना है तो उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है कि साझेदार की ओर से फर्म ने भुगतान किया है, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। वैसे अगर साझेदार कर रहा होगा तो वो नहीं दिखाते, साझेदार के पास शायद पैसे नहीं होंगे तो साझेदार की तरफ से फर्म ने कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? उस साझेदार का नाम दिया हुआ है क्या? उस साझेदार का नाम नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। तो फर्म की तरफ से देखो एक तो पैसे चले गए, ठीक है ना, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने? 8000 रुपए से कम हो जाएगा। और फर्म किसकी कैपिटल डेबिट करेगी? उस पार्टनर की, क्योंकि फर्म उस पार्टनर की कैपिटल को कम करके उससे चार्ज करेगी। भाई रियलाइजेशन डेबिट मत कर देना, क्योंकि ये फर्म के लिए है नहीं वसूली में। जब पार्टनर को करना है तो फर्म को उससे क्या मतलब? तो फर्म के लिए रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, बल्कि जब फर्म का खर्चा होता तब रियलाइजेशन डेबिट होता। फर्म के पास से पैसे गए इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, और उस पार्टनर की वजह से किया है, उस पार्टनर की ओर से किया है, उस पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, इसलिए डेबिट किया। आई थिंक बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा इसमें पॉइंट नंबर 5 समझेंगे अच्छे से, बीच में से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वो बाकी के पॉइंट कराए हुए पहले। पॉइंट नंबर 5 में सुनिए, फर्म द्वारा 10,000 रुपए वसूली व्यय का भुगतान किया गया। फर्म ने कितने रुपए के वसूली व्यय का भुगतान किया? 10,000 रुपए का फर्म ने किया है। पहले पूरा पॉइंट समझो। इनमें से 4,000 रुपए का वहन फर्म को करना था तथा शेष राशि का भुगतान साझेदार विवेक को करना था। भाई देखो, फर्म को कितना करना था? 4,000 रुपए करना चाहिए था, तो कायदे से एंट्री होनी चाहिए थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भैया केवल इतनी एंट्री होनी चाहिए थी, 4,000 रुपए। मेरी बात समझ रहे हो ना? विवेक को करना था, वो विवेक जाने, उससे यहाँ मतलब नहीं था, लेकिन फर्म ने विवेक की तरफ से करा एक तरीके से। तो वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि विवेक की कैपिटल हो जाएगी डेबिट 6,000 रुपए बचे हुए जो है, क्योंकि टोटल फर्म ने 10,000 रुपए दिए और फर्म की जेब से तो 10,000 रुपए गए ना, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए से क्रेडिट। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट वो है वसूली व्यय की राशि। वसूली व्यय की राशि 12,000 रुपए में फर्म द्वारा 5,000 रुपए तथा शेष एक साझेदार पुष्कर द्वारा वहन किया जाना था। तो अभी तक तो देखने में पॉइंट ये बिल्कुल वैसे लग रहा है कि भाई 12,000 रुपए का टोटल खर्चा है, जिसमें से फर्म को 5,000 करने थे। तो अल्टीमेट फर्म को तो अपने 5,000 से मतलब है। नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ, हर बार आपको बता रहा हूँ कि हर पॉइंट पे तो जो नॉर्मली एंट्री हमारी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अगर इसकी नॉर्मल एंट्री देखी जाए तो ये होनी चाहिए थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन पॉइंट यहां ठहरा नहीं है, उससे आगे भी कुछ बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्ययों का भुगतान पुष्कर द्वारा किया गया, तो भाई किस खुशी में कर दिया? पुष्कर ने क्यों कर दिया? फर्म का पेमेंट है, फर्म करेगी। लेकिन अब अगर पुष्कर ने कर दिया, इसका मतलब फर्म का बैंक अकाउंट तो कनेक्ट हुआ नहीं, तो फर्म उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दिया है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, करेक्ट जनरल एंट्री मैंने बोर्ड पर लिख दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पुष्कर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, आज की वीडियोस में इतना ही है और बाकी आज के टॉपिक्स में भी इतना ही है, और बाकी इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा वेट 10 चैप्टर भी खत्म हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, थैंक यू।